नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल में हुए रेप कांड मामले में सोमवार को पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 6 में से 4 आरोपी फरहान, साहिल, साद और सैयद अली की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 2 अन्य आरोपी अबरार और नबील की तलाश की जा रही है। अदालत ने 3 आरोपियों को 2 दिनों तक पुलिस रिमांड में भेजा है। सोमवार को गिरफ्तार चौथे आरोपी को 3 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पेशी के दौरान एक आरोपी की अदालत में पिटाई भी हो गई। पहले कुछ खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक खास पैनल होगा हमारे साथ, जिनसे इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फरहान, साद, साहिल भोपाल में कॉलेज की लड़कियों के रेप, ब्लैकमेल और कथित धर्मांतरण के आरोप के 3 अहम किरदार अब पुलिस की गिरफ्त में उठक बैठक लगा रहे हैं। किसी ने कॉलेज में दोस्ती के नाम पर दगा दिया तो कोई डांस क्लास के बहाने ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी साहिल को इस वक्त डांस एकेडमी लेकर पहुंची पुलिस। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको पुलिस दिख रही है। साथ ही में आरोपी साहिल है जिन्हें यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर उसे लेकर पहुंचे थे ताकि पूछताछ की जा सके कि किस तरह से उसे आरोपी को यहाँ पर वो डांस क्लास संचालित करता था। और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस जो पहुंची थी उनकी ये कोशिश थी ताकि जान सके कि आरोपी जो है वो यहाँ ऊपर ही डांस क्लास संचालित करता था, किस तरह से लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता था, बहलाता था, फुसलाता था और फिर जाल बिछाता था। मामला 2017 से शुरू हुआ। 2017 से भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं दरिंदगी का शिकार बनती रहीं। चुपचाप, अकेले। पहले प्यार का झांसा दिया गया, फिर दुष्कर्म और फिर वीडियो से ब्लैकमेल। आरोपी पहले एक छात्रा को गिरफ्त में लेते, बलात्कार करते, वीडियो बनाते और फिर ब्लैकमेल करके उसी छात्रा से उसकी सहेलियों को बुलवाया। 8 साल तक पीड़ित चुप रही। शायद डरती थी, शायद भरोसा नहीं था सिस्टम पर। अब 4 पीड़िताएं सामने आई हैं, जिसमें 2 सगी बहनें हैं। कई और लड़कियां अब भी चुप हैं। आरोपियों पर धर्मांतरण का दबाव डालने और मना करने पर मारपीट का भी आरोप है। आरोपियों में मास्टरमाइंड फरहान सहित अली पर बलात्कार का मामला दर्ज है, तो वहीं दूसरे आरोपियों पर इस वारदात में सहयोग देने का। इस मामले में अभी 2 राज्य के बाहर के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करना बचा हुआ है। पुलिस की हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और शेष 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के परिवार से यदि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इस पर भी हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है और इस पर भी हमारी जांच का है। आरोपियों के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो जब्त किए गए हैं, जिनमें वे दुष्कर्म करते और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं जिसमें आरोपी पीड़िताओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए नजर आए हैं। साहिल जो अपनी डांस क्लास चलाता था, उसमें कई युवतियों को अपना शिकार बनाता था, तो वहीं आरोपी अली अपनी गाड़ी से युवतियों को लाने ले जाने का काम करता था। साहिल को पकड़ा गया है। साहिल की डांस एकेडमी और फिटनेस क्लब था और उसमें बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई थी। वो लड़कियों को किस प्रकार से इस्तेमाल करता था, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो लाना ले जाना भी करता था, तो उसकी जो मोटरसाइकिल यूज हुई है उसको जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अलग अलग थानों में पूछताछ की जा रही है। 2 टीमें बिहार और पश्चिम बंगाल में फरार आरोपी नबील और अबरार की तलाश कर रही है। दोस्ती, प्यार और धोखा। भोपाल में हुए रेप कांड में मुख्य तौर पर यही देखने को मिला कि किस तरह से विशेष समुदाय के युवकों ने अपनी गैंग बनाकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, उनका रेप किया, वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल कर अन्य युवतियों को भी इस जाल में फंसाया, अपने कांड में फंसाया और उसके बाद उनके साथ भी यही घिनौना कृत्य किया। पिछले 8 सालों से युवतियां ये उत्पीड़न झेल रही थी, जो अब निकलकर सामने आई है। युवतियों के बयान और एफआईआर के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं 2 आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस बिहार और पश्चिम बंगाल में रवाना की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल।
तो आपने रिपोर्ट देखी। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और समझते हैं क्या कुछ चीजें हैं। हमारे साथ एलन राव साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अर्चना धवन बजाज जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले निहारिका, आपके पास आएंगे और इस मामले में क्या अपडेट है, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अदालत में क्या कुछ चीजें हुई, एक अपडेट, उसके बाद आते हैं अपने मेहमानों के पास। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो अब खुलकर सामने आ रहा है, इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनके लिए पुलिस की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में रवाना की जा चुकी है। तो 2 आरोपियों को जो फरार है उन्हें ढूंढने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। वहीं 4 आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। चारों आरोपियों को यहाँ पर रिमांड पर दिया गया है। जो 3 आरोपी हैं जो पहले से गिरफ्तार थे, यानी कि फरहान, साद और उसी के साथ साहिल, इन तीनों को 2 दिन की रिमांड दी गई है। वहीं जो चौथा आरोपी जिसे आज गिरफ्तार किया था, अली, उसे 3 तारीख तक की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। अब पुलिस जो है इन चारों से पूछताछ करेगी और इस मामले के तह तक जाने की कोशिश करेगी। चारों आरोपियों में से 2 आरोपी जो है फरहान और अली, उन दोनों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज था। तो वहीं अन्य जितने आरोपी हैं उन सभी पर सहयोग करने का आरोप जो है वो दर्ज था। तो फिलहाल फरहान को पुलिस जो है वो इंदौर भी लेकर जाएगी। इंदौर ले जाकर उससे पूछताछ करेगी कि वहां पर किस तरह से उसने जो युवतियां थी उन्हें परेशान किया और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया। वहीं जो अन्य आरोपी है जिसमें साहिल है, साहिल अपनी डांस क्लास चलाता था, उससे डांस क्लास पर जाकर आज पूछताछ की गई। जो एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाया, वहां पर भी टीम उसे लेकर पहुंची थी। वहां पर पूछताछ की गई कि उसने किस तरह से युवतियों को फंसाया था, कितनी युवतियों को एडमिशन दिया था और उसके बाद किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया था। साथ उन्हें ड्रग्स प्रोवाइड करता था। ड्रग्स के साथ साथ वो कई ऐसी युवतियों को इनके जाल तक लेकर आया था जो फिर फंस गई और कभी बाहर नहीं आ पाई। वहीं अली, जिसे आज गिरफ्तार किया है, अली पर भी कई गंभीर आरोप है। अली पहले से भी एक रजिस्टर्ड हिस्ट्री शीटर बदमाश था और ऐसे में अब एक बार फिर उसने दुष्कर्म के मामले में अपना सहयोग प्रदान करके अपने आप को फंसा लिया है। जो अली है उस पर कई आरोप दर्ज है। तो ऐसे में अली ने अपनी बाइक प्रोवाइड की थी युवतियों को लाने ले जाने के लिए और उन्हें ड्रग्स देने में भी अली का कहीं ना कहीं हाथ था। तो ऐसे में इन चारों आरोपियों से अब मुख्य तौर पर पूछताछ की जाएगी और ये कोशिश रहेगी कि जो अन्य 2 आरोपी हैं, अबरार और नबील, उन तक भी इनके माध्यम से पहुंचा जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की कड़ी इनसे ही जुड़ी हुई है। तो जो 2 आरोपी फरार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ करके करेगी। साथ ही में जितनी भी वीडियोस बरामद हुई है उन सभी वीडियोस के आधार पर इन पर केस दर्ज हुआ है, फिर वो चाहे धर्मांतरण का हो या फिर पॉक्सो एक्ट का हो। जो एक नाबालिग थी उस वक्त जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके चलते इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। वहीं दूसरा बात यह है कि जो भी वीडियो सामने आई है उसमें जितने भी आरोपी थे सभी उन युवतियों पर धर्मांतरण करने का दबाव डाल रहे थे, उन पर बुर्का पहनने का दबाव डाल रहे थे। कई ऐसी चैट सामने आई हैं जो हम हमारे दर्शकों को भी एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाने वाले हैं। उन चैट्स में भी ये बात की गई थी कि वो उन्हें रोजा रखने के लिए कह रहे थे, उन्हें बुर्का पहनने के लिए कह रहे थे, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारे मन को तो विचलित करती है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि 2017 से ये मामला पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था, 2025 में जाकर खुला है। खैर अब ये देखना होगा कि 4 आरोपियों जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनसे पूछताछ में और क्या नई चीजें सामने आती है। वहीं जो 2 आरोपी हैं उन्हें कितने दिनों में अब पुलिस गिरफ्तार करती है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ एलन राव साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, महकमे में काफी वक्त राव साहब आपने दिया है। आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्या आपकी राय होगी, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं तब जब इन आरोपियों के नेक्सस की बात हो रही है, इनके तार अलग अलग राज्यों में जुड़े हो सकते हैं और जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध वाला मामला है। इसमें रेप, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो में, क्योंकि 8 साल पहले से अगर वारदात कर रहे हैं तो कोई तो बच्ची 18 साल से कम उम्र की भी होगी, जो कि पॉक्सो का धाराएं भी इसमें लगेंगी। और अब ये पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम जो मुद्दा रहेगा वो 8 साल के दौरान की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करने का रहेगा। और जिस प्रकार से जो बच्चियों ने जो स्टेटमेंट अपना दिए हैं उन स्टेटमेंट के आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन करके जो साक्ष्य जुटा पाएंगे, साक्ष्य इन द सेंस की, क्योंकि इसमें पुराना मामला चल रहा है, ये डिले इन रिपोर्टिंग ये एक बड़ा इशू रहेगा। लेकिन वो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हाँ, बच्चियां घबराई हुई थी, डरी हुई थी,
और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए वो डिले वाला तो कवर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो आदमी, जितने भी आदमी थे, एक एक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए अहम चुनौती की बात है, क्योंकि पुराना मामला है। फिर भी इनका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चों का भी कराना जरूरी है, और इन सभी का जो पकड़े गए हैं उनका, और जो नहीं पकड़े गए हैं, जो खासतौर से रेप में शामिल रहे हैं, उनका डेफिनेटली एक मेडिकल चेकअप उनका भी होगा टू प्रूव दैट दे आर कॉम्पिटेंट टू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसलिए डॉक्टर से ये भी कराना जरूरी होता है, एक एविडेंस है ये भी। और दूसरा, उनके बारे में उनकी चैट्स, उनका सीडीआर, उनकी बातचीत, और उनका क्या 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 था, और कोई एविडेंसेस जहाँ ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से ब्लैकमेल किया, तो क्या पैसे लेन देन का मामला था, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी। और अहम बात ये रहेगी, जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी डिटेल इंटरोगेशन करने के बाद, और जो फरार आदमी है उनको भी पकड़ना है, सभी को पकड़ना है। और अभी पुलिस कस्टडी रिमांड जो है, अभी बता रहे हैं कि 3 तारीख तक भी है इनका 1-2 का, और वो सारा ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड, जितने भी इंटरोगेशन करने के बाद में जो साक्ष्य इकट्ठा करने की बातें आएंगी, उन सब पे कार्रवाई होगी। पुलिस को मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लोजली इस केस को मॉनिटर करना चाहिए, ताकि ऐसे ये अपराधी कभी बच ना पाए, और एविडेंस के कमी के रहते हुए कि इनका ट्रायल में कोई बचाव ना हो, ऐसी कुछ कोशिश पुलिस को करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भोपाल पुलिस इस काम में सक्षम रहेगी। सीनियर ऑफिसर्स का इंटरफेरेंस इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग अच्छा एज डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें लगाना है, और सीनियर ऑफिसर्स का क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि कोई भी कमी इस केस में ना रह जाए साक्ष्य इकट्ठा करने में। तो मैं समझता हूँ कि भोपाल पुलिस के जो भी अधिकारी हैं इसमें, इसको ठीक से संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्दी चार्जशीट फाइल करें, ताकि ट्रायल भी इसको पोक्सो कोर्ट में जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा सर, और प्रोसीजर पर भी हम आएंगे, वो भी समझेंगे कि अभी आगे क्या कुछ होना है, इस पर भी आएंगे। लेकिन डॉक्टर अर्चना जी, एक बड़ा सवाल, 8 साल की खामोशी, आप क्या कहेंगी? समाज में, समाज को क्या कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है? कितने बदलाव की जरूरत है, तब खासकर जब नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वे खुले विचारों के हैं, और ये भी इस वजह से बदमाश किस्म के लोगों के पास कई चीजें काफी आसानी से पहुंच जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव की जरूरत है, क्या कुछ करना चाहिए? मुझे एज अ मेडिकल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड एज अ पेरेंट, और सबसे ज्यादा एज अ पेरेंट, मुझे जिस चीज ने बहुत वरी किया वो ये था कि 8 साल से ये बच्चे प्रताड़ित हो रहे थे, और इनको ना अपने पेरेंट्स पे, ना अपने पीयर ग्रुप्स पे, और ना ही अपने टीचर्स पे, किसी पर भी, टीचर्स मतलब जिस भी तरह का इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा होगा, या अपनी सोसाइटी में कोई सिबलिंग, कोई दोस्त, को किसी से भाई ये बात 8 साल तक इन्होंने या डिस्कस नहीं की, या इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या इनके ऊपर इस किस्म का शायद फैमिली प्रेशर रहा होगा कि ये ओपनली ये बात कर नहीं पाए। सबसे पहले कंसर्न मुझे जो एज अ पेरेंट रेज होता है वो इस बात का है कि क्या हम अपने बच्चों को एज अ सोसाइटी, एज फैमिली, हम अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा नहीं कर पा रहे कि उनको हमारी जनरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हमसे इतनी बड़ी बात कर सके, कह सके अपने मतलब मुझे ये बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है कि 8 साल तक किसी बच्ची को मोलेस्ट किया गया। धर्म परिवर्तन, ये सब चीजें तो बहुत बात की बातें हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पा रहे, या एज अ सोसाइटी या एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे कि वो हमसे इतनी बड़ी बात डिस्कस करें। बहुत बड़ा जुल्म है एक बच्ची पे, और इस उम्र के बच्चे पे, जो उनकी ग्रोइंग एज है, जब उनके पढ़ने के, खेलने के, अपना होराइजन बड़ा करने की उम्र है, उस उम्र में हम उन बच्चों को इतनी बड़ी मोलेस्टेशन का पीड़न दे रहे हैं, जो जिंदगी भर उनके लिए एक बोझ रहेगा, उनकी पूरी जीवन ये रहेगा, उनकी आगे चल के मैरिड लाइफ पर इसका साया रहेगा, वो अपने बच्चों को किस तरह बड़ा करेंगे उस पर साया रहेगा, वो अपने आप को किस तरह से देखेंगे उस पे इस बात का साया रहेगा। और फिर भी हम एज ए सोसाइटी, उनको हम पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो हमसे ये बात कर सके। मुझे ये बात बहुत डरा रही है। और बिल्कुल इसके सही आपने कहा। अलावा जाहिर है कि ऐसी चुनौती किसी के सामने होगी तो उसकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होगी। ये एक बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है, और इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत सबको है। डॉक्टर कौस्तुभ आर बागुल साहब हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने सुना डॉक्टर अर्चना जी ने जिस मुश्किल का जिक्र किया, आप क्या वजह मानते हैं 8 साल की खामोशी इस मामले में, जिस मुखालफत की उम्मीद की जा
जाती है, वो चीजें यहां निकलकर सामने नहीं है। क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, क्या मुश्किल है जिस वजह से बच्चे या जिस वजह से इस मामले में जो पीड़ित है उन्होंने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपने तक ही से छिपा कर रखा, दबा कर रखा, और अब क्या आप देखते हैं जिस वजह से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ गई? इसकी जरूरत पहले थी, क्या कहेंगे आप, क्या वजह है इसके पीछे? नमस्कार। सबसे पहले अमृत जी, धन्यवाद धन्यवाद निहारिका जी। मैं अपना विश्लेषण जो है सिर्फ 6 पॉइंट्स में आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको बहुत सिंपल वे में ये समझ में आए कि ये है क्या। बेसिकली साइकोलॉजिकली अगर असेसमेंट के तौर पे देखा जाए तो ये सामाजिक विकृतिक मानसिक लक्षणों के एक एग्जाम्पल है। सोशियोपैथिक टेंडेंसी कहते हैं, यानी ये आपराधिक जो है ये सामाजिक नियमों और नैतिकता को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। यानी ये तरह की जो सोशियोपैथिक टेंडेंसी होती है, ये एक तरह से कानून को नहीं मानती है, या कानून उनके लिए नहीं लागू होता है, उन्हें ऐसा फील होता है। और दूसरों को नुकसान पहुंचाते समय उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये एक पछतावा नहीं होगा, उल्टा उन्हें अच्छा फील होगा। और ये केवल महिलाओं को एक शिकार के माध्यम से देखते हैं। दूसरा जो है एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, यानी कट्टरता को चरमपंथ वाली सोच मानने वाली ये मानसिकता होती है। इस मानसिकता में एक एक धर्म के को टारगेट बना के और आपराधिक विचारों को किस तरह से प्लान किया जाए, इस तरह से किया जाता है। क्योंकि अगर ये पूरा आप सीक्वेंस को समझेंगे कि इस सीक्वेंस के पीछे कितना समय उन लोगों ने लगाया है, कितना व्यवस्थित तरीके से प्लान करने का प्रयास किया है, ये एक चरमपंथी विचारधारा का समूह से जुड़े होने की मानसिकता इनकी होती है। और इस तरह की मानसिकताओं के लिए ये बहुत इजीली अट्रैक्ट होने वाली है। यानी ये एग्जाम्पल को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे भी मानसिकता वाले लोग इनसे जुड़ने का या इन्हीं के तरह वापस एक कृत्य करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी ये ऑर्गेनाइज क्राइम वाली पर्सनैलिटी होती है, संगठित आपराधिक प्रवृत्तियां इनकी होती है। ये अपने अपराधों को पहले से सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं एक दूसरे के साथ में, और सावधानी से हर चीजों को कैसे हम करें उसके वो प्रयास करते हैं। और इनको गिरफ्तारी से बचने के और कैसे अपने आप की सबूत मिटाना है, इस पे भी इनका ध्यान रहता है। यानी एक रिसर्च साइंटिस्ट जिस तरह से अपना साइंटिफिक काम करता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये अपना काम करते हैं। और इनको पकड़ने के लिए जो हमारे क्राइम वाले जो होते हैं या इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग होते हैं, वो भी इनको पकड़ने में कई बार समय लगाते हैं। क्योंकि ये जिस तरह से एक सामान्य एक साइंटिस्ट सोचता है अपनी क्राइम को करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये ठीक वैसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चौथा था नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। ये खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, खुद का धर्म, खुद की जाति को बाकी जातियों से सबसे ऊपर मानते हैं, और दूसरों को एग्जैक्टली ये शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, तुच्छ समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं उनका मंसूबा, उनका मकसद बहुत बड़ा है। दे वांट टू टीच अ लेसन। ये एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी होती है, नार्सिस्टिक व्यक्तिमत्वता होती है। और पांचवा होता है साइकोपैथिक वायलेंट टेंडेंसीज। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हिंसक प्रवृत्ति इनमें जेनेटिकली इनकॉर्पोरेट की जाती है, या मिररिंग के तहत ये इसको समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप फैक्ट्स का बिल्कुल सही, कौस्तुभ जी आप बिल्कुल सही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एलन राव साहब, यहां पर हमने जो सुना अर्चना जी को या कौस्तुभ साहब को हमने सुना, एक बड़ा सवाल है इस मामले में भी। 8 साल की खामोशी है और प्रशासन के सामने, समाज के सामने कई बड़े सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए। जाहिर है सिर्फ खामोशी ही नहीं है, इस मामले को दबाने की कोशिश भी बेशक की गई होगी। क्या कहेंगे सर आप, क्या सुझाव आप देंगे प्रशासन को भी, समाज को भी? प्रशासन की नाक के नीचे सारी चीजें होती रही हैं सर। देखिए, अगर कोई दबाने की कोई बात हुई होगी तो विक्टिम्स अपने आप बताएंगी पुलिस को, उनको रिपोर्ट के साथ बताएंगे कि हमें 8 साल तक, जैसे मैंने पहले बताया, 8 साल की डिले को एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेनेशन में ये भी आ जाएगा किसने उसको दबाने की कोशिश की, किसने क्या टीचर्स ने या किसी और ने, क्या किसी अपने घर वालों ने या समाज के किसी आदमी ने उनको इस बात को रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश की। वो भी एक मैं समझता हूँ अहम अपराध है कि किस प्रकार से ऐसे अपराध को जानबूझकर अगर छुपाना है तो वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है।
और उसके लिए जिम्मेवार जिस भी आदमी ने रोकने की कोशिश की वो जिम्मेवार है इसमें। और हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए, हमारे समाज को सीख लेनी चाहिए, हमारे प्रशासन को सीख लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो कि ऐसे जघन्य अपराध को रुकवाने के लिए या छुपाने के लिए या नोट रजिस्टर कराने के लिए ऐसे उनको ये करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से जिन अपराधियों ने ये काम किया है उनका मोरल अप होगा, वो उनका हिम्मत बढ़ेगी कि देखिए हमने कर भी लिया और हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होगा कि समाज में ये विकृति ज्यादा होगी, उनका मोरल अप होगा और वो अपना अपना इस प्रकार के जो कृत्य है, कुकृत्य हैं, वो आगे करते रहेंगे और ऐसे विक्टिम फिर बनाते रहेंगे। तो मेरे ये एडवाइस रहेगी कि ऐसे अपराध को कभी भी किसी प्रकार से छुपाना नहीं चाहिए और जो विक्टिम्स हैं, बच्चियां हैं, उनको भी इमीडिएटली ये बात अपने सहेली को या अपने पेरेंट्स को या कहीं अपने टीचर्स को उनको तुरंत बतानी चाहिए ताकि वो आगे के शिकार से बच जाएं। और किसी प्रकार का ब्लैकमेल अगर हो रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट करें, तुरंत रिपोर्ट करें ताकि आगे होने वाले ये काम रुक जाएं। क्योंकि जैसे उनकी हिम्मत बढ़ी है, ये 4-5 लोगों ने अपना गैंग बना रखा था रेप का, वो इसीलिए हिम्मत बढ़ी है कि वो शुरू में किया, फिर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, फिर उनकी हिम्मत और बढ़ गई, फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते रहे और वो अपने साथ में आदमी जोड़ते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी प्री प्लानिंग थी और उस प्लानिंग का हिस्सा ये सभी लोग बने और ये हिस्सा बनने की वजह से ये सारा अपराध हुआ और इसको रिपोर्ट नहीं किया जाना एक बहुत ही अहम सीरियस बात है। मैं समझता हूँ प्रशासन को भी इस बात से संज्ञान लेना चाहिए और उनको आगे ऐसा काम कोई रुके ना, कोई डरे ना। क्योंकि बहुत से जो ऐसे रिपोर्ट करने में बच्चे इस प्रकार से भी डरते हैं कि वो उनकी बदनामी होगी, उसके घर वाले भी डरते हैं कि बदनामी होगी। भाई बदनामी तो होगी, लेकिन आपके रुकने से, आपके ना रिपोर्ट करने से और आगे उतने लोग विक्टिम बनेंगे, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा, ये खामोशी बेहतर नहीं है। डॉक्टर अर्चना जी, अब तो जमाना काफी बदल गया है और टेक्नोलॉजी में भी अपडेट सामने आ रहे हैं। नए जनरेशन के पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी आप तब जब अब हाईटेक चीजें बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त से पहले वो एडल्ट हो जा रहे हैं, उन्हें कई चीजें मिल जा रही हैं, उनके खुले विचार हैं, वे खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां हैं, क्या सजेस्ट करेंगी आप? आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया कि इतने टूल्स आजकल बच्चों के पास अवेलेबल हैं कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, बुक्स, एप्स, कितना कुछ अवेलेबल है, जिसके चलते बच्चों को अवेयरनेस बहुत जल्दी होने लग गई है। इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, ऑफ कोर्स बुरे पॉइंट्स भी हैं। जो सबसे कंसर्निंग चीज है इस पूरे माहौल को लेकर वो ये है कि बच्चे शायद सिफ्ट नहीं कर पाते जितनी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन उनके हक की है और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज का, पेरेंट्स का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, टीचर्स का, सोशली इन्वॉल्व लोगों का, बड़ों का, सबका रोल आता है बच्चों को ये समझाना और एजुकेट करना। बहुत बड़ा रोल यहाँ आता है एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन का। इंफॉर्मेशन नेट पे है अबाउट सेक्सुअलिटी, अबाउट प्रोमिस्क्विटी, अबाउट प्यूबर्टी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मगर उस इंफॉर्मेशन को बच्चे के दिमाग में ठीक तरीके से ढालना कि क्या उसके हक में ठीक है, क्या उसके हक में ठीक नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो हम शायद अभी तक बहुत ओपन सोसाइटी हो गए पर अभी तक अपने बच्चों के साथ ओपनली नहीं बात कर पाते, वो सेक्स एजुकेशन की और कॉन्ट्रासेप्शन की और उनके अपने राइट्स की है। एक लीगल राइट, एक सोशल राइट, ये बच्चों तक पहुंचना जरूरी है कि भाई ये चीज ठीक है, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, इसके बियॉन्ड अनएक्सेप्टेबल है। टाइमली कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रोल है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने का क्या रोल है, सेक्स एजुकेशन का क्या रोल है, एक सेक्सुअल एक्ट में कितना एक्सेप्टेबल है, कितना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत फाइन लाइन है बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। फॉरगेट अबाउट morally, ethically, what is right and wrong for the child's future, for physical development। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चे नहीं अपने, उनका चाहे शरीर विकसित हो जाता है और इस पर पेरेंट्स को, नए जमाने के पेरेंट्स को, स्कूलों को, कॉलेजों को, प्रशासन को, सबको इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। राव साहब, जैसा अर्चना जी बता रही है, एक बड़ा सवाल है, क्या साइबर सेल को और इंप्रूव करने की जरूरत है या किसी ऐसे एक और विंग की जरूरत आप महसूस करते हैं समाज में
नए वक्त में क्या उसकी स्थापना की जाए तो उससे कुछ राहत मिले? अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हो सकता है? संक्षेप में सर, वक्त कम है। सर अनम्यूट कर लें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए अमृत तिवारी जी, जो आज की हालात जो ऐसे हैं कि आप साइबर क्राइम का जमाना है, तो अभी साइबर क्राइम से बचने के लिए सभी को, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या औरतें हों, औरतें, सभी से बचने की जरूरत है। और साइबर क्राइम से बचने के लिए शिक्षा का और उसका ठीक से उसका प्रचार प्रसार, इंफॉर्मेशन का बाइफर्केशन करना, इंफॉर्मेशन को नीचे ग्राउंड लेवल तक भेजना, किस प्रकार से क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारा देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। और इसको इसे साइबर क्राइम और जिसमें न्यू जो आ रहा है आजकल हाई एंड फोन्स में जो वल्गैरिटी का भी जमाना है काफी कुछ, वो उनको बचा के रखना है। बच्चों को खास तौर से, जो टीनेज बच्चे हैं उनको खास तौर से बचाना है वल्गैरिटी से, क्योंकि इन सब चीजों को करके उनका उत्तेजना बढ़ती है हर एक आदमी की, और ये बहुत ही एक सोसाइटी के लिए बहुत नासूर होता जा रहा है। मैं समझता हूं इससे इसको किसी न किसी तरह सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सर, आपने सर बिल्कुल सही कहा। हमारी सहयोगी निहारिका से एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं। निहारिका काफी करीब से इस मामले को देख रही है। निहारिका, किस तरीके से पुलिस टीमें बनाकर इस मामले में जांच करिए प्लीज, शॉर्ट में 30 सेकंड प्लीज। जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये केवल एक थाने से रिलेटेड नहीं है, इसमें 4 अलग अलग थाने हैं। ऐसे में 4 अलग अलग थानों का जो बल है वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त टीमें जो है उन्हें बिहार और साथ ही में पश्चिम बंगाल रवाना किया गया। जैसे मैंने बताया, अभी भी 2 आरोपी जो है वो फरार है। ऐसे में उन दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके, क्योंकि वो दोनों आरोपी ऐसे थे जो लड़कियों को इन लोगों तक, यानी कि इस गैंग तक लेकर आते थे। चुनौतियां हैं और उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्द से जल्द और भी तस्वीरें बेहतर हो। जिस मुखालफत की उम्मीद की जा रही थी वक्त पर, जो हुई नहीं, देर से ही सही, पर उम्मीद करते हैं इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे साथ आप सब जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त आपने दिया, और पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, जिस तरीके से टीमें बनाई गई हैं, मामला अदालत में है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें जल्द से जल्द इस मामले में सबके सामने होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।